Hello students, welcome to nursing education. So today we are going to discuss principles of mental health nursing. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, यानी कि कोई भी मेंटल हेल्थ नर्स है और अगर वो किसी साइकाइट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है तो उसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। तो आज वही प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। There are general principles that apply to the care of all who show behavior disorders. Everyone has certain basic needs that must be met no matter what disease he is suffering from. The principles are general, which are applicable to mentally ill patients as well as physically ill, where his illness is usually emotional disturbance. इसका मतलब यही है कि पर्सन को चाहे जो भी डिजीज़ कंडीशन हो, लेकिन कुछ चीज़ें हर एक पर्सन डिज़र्व करता है कि उसके रिस्पेक्ट हो, उसको सुना जाए, उसकी बातों पे ध्यान दिया जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं इर्रिस्पेक्टिव कि उस पर्सन को कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, उस पर्सन को कुछ ना कुछ उसकी नीड्स होती हैं, तो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना ही नर्स का जो है वो मेन रोल होता है। नेक्स्ट, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ और डिग्निटी इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंडिविजुअल चाहे उसको कोई डिजीज़ कंडीशन हो या फिर ना हो, बट उसकी जो इंट्रिंसिक ग्रोथ और डिग्निटी दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और उसके पास पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सके। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर जनरल इन नेचर। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये जनरल इन नेचर हैं और फ्रॉम गाइडेंस फॉर इमोशनल केयर। ये क्यों है? ताकि इमोशनल केयर हो जो है वो पर्सन को प्रोवाइड की जा सके। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ही इज़। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो साइकाइट्रिक के प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोगों को इसी फॉर्मेट में लिखने होंगे, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं 14 या 15 हैं आई थिंक। तो इन प्रिंसिपल्स को आपने जो फर्स्ट पे है उसको फर्स्ट पे लिखोगे, जो सेकंड पे है उसको सेकंड पे लिखोगे। इसके सीक्वेंस को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट पे जो प्रिंसिपल है आप उसको एज इट इज़ लिखोगे और इनकी वर्डिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप हेडिंग्स वगैरह को चेंज करके मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिख देते हो, बट प्रिंसिपल्स जो हैं वो आप एज इट इज़ जहाँ पे एज ही इज़ जैसे है वैसे ही लिखना होता है। तो ये प्रिंसिपल्स काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट है एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ही इज़, यानी कि पेशेंट जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस कन्वेज द फीलिंग्स ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर। अगर आप किसी को एक्सेप्ट करते हो वैसे ही जैसा वो एक्चुअली है तो उसको फीलिंग ऑफ लव और केयर मिलती है सामने वाले पर्सन को। It provides the patient with an experience which is emotionally neutral, where he finds unlearning of his sick behavior is less threatening before he can relearn the art with others। इसमें यही है कि पेशेंट का बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, वो एक्चुअल में कैसा भी हो, आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो है रियल में। जो एक्सेप्टेंस होती है उसको हम कुछ फॉलोइंग वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव, यानी कि जो पेशेंट है, जो साइकाइट्रिक पेशेंट है, हम उसको जज नहीं करेंगे और प्लस उसको कोई भी पनिशमेंट हम लोग नहीं देंगे। बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव, we do not judge patient's behavior as right or wrong, good or bad। हमने पेशेंट के बिहेवियर को जज नहीं करना है कि जो बिहेवियर है वो गुड है, बैड है, राइट है, रॉन्ग है। हमने ना ही उसके बिहेवियर की वजह से उसको कोई भी पनिशमेंट देनी है। जितने भी मेथड्स होते हैं पनिशमेंट के, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, हमने उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। चेनिंग, उसको बांधना किसी रस्सी वगैरह से एक जगह उसको बंद कर देना, ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। और उसकी जो प्रेजेंस है, कहीं अगर वो बैठा है, कोई पेशेंट है साइकाइट्रिक का, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव में। नेक्स्ट वन इज़ बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। आपको जो है, जो नर्स होती है, उसको सिंसियरली इंटरेस्टेड होना होता है पेशेंट के अंदर। इसके अंदर स्टडी करना होता है पेशेंट का बिहेवियर पैटर्न नर्स को, उसके बाद
पेशेंट को अवेयर करवाना होता है कि आप जो नर्स है वो उसके बिहेवियर को या फिर उसको जानने में इंटरेस्टेड है, उसको केयर प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है पेशेंट के साथ। नर्स को ये फाइंड आउट करना होता है कि पेशेंट के लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, यानी पेशेंट को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और प्लस उसको जो भी वो कंप्लेंट्स करता है, जो भी कमेंट्स पास करता है, जैसा भी बिहेवियर शो करता है, तो उसके साथ जो है अच्छे से डील करना होता है। और अगर वो डरा हुआ है तो उसके फियर्स को एक्सेप्ट करना, यानी कि जिस भी वजह से वो डरा हुआ है उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसको समझाना। तो अवॉइडिंग सब्जेक्ट्स ऑन विच ही फील सेंसिटिव, जिन जिन चीज़ों से वो डरता है या फिर सेंसिटिव फील करता है, तो उन सब सब्जेक्ट्स या फिर उन सब चीज़ों को पेशेंट से दूर रखना है और उसकी बातें सुननी है। लिसनिंग टू हिम, जो भी वो बोलता है उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। तो ये आता है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग विच पेशेंट में एक्सप्रेस, यानी कि जो पेशेंट की जो फीलिंग्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना होता है नर्स को। नर्स एक्ट एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर पेशेंट स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव फीलिंग्स। पेशेंट की फीलिंग्स चाहे नेगेटिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव हो, कैसी भी हो, नर्स को जो है उन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना होता है। The nurse develops skill identifying the feelings actually expressed For example, when a patient says, "I would like to break someone's neck," we understand that he is angry at somebody and is expressing the anger. यानी कि नर्स को जो है पेशेंट की फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना होता है और देखना होता है कि वो ऐसा बिहेवियर शो क्यों कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नर्स जो पेशेंट है वो ये बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी की गर्दन तोड़ दूँ या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है मैं किसी को मार दूँ, तो क्या नर्स को ये देखना होता है कि पेशेंट का मन ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसको गुस्सा आ रहा है, किस बात पे वो उसको गुस्सा आ रहा है, क्यों वो इरिटेट हो रहा है। उन सब स्टिमुलाई को उन्हें फाइंड आउट करना होता है, उन स्टिमुलाइज को पेशेंट से दूर रखना होता है, प्लस उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में उसको हेल्प करनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉकिंग विद द पर्पस, अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो आपकी जो भी कन्वर्सेशन है, आपकी जो भी बातचीत पेशेंट के साथ हो रही है उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए। नर्स कन्वर्सेशन विद द पेशेंट मस्ट रिजॉल्व अराउंड हिज नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट। अगर नर्स पेशेंट के साथ कोई बात कर रही है तो जो भी पेशेंट्स की नीड है वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। Direct approaches like reflection, open-end question, focusing on a point, presenting reality is more effective when the problems are not obvious. तो आपको जो है ओपन एंड क्वेश्चंस पुट अप करने हैं स्टूडेंट से और जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनसे, और उनकी फोकस करना है जो भी वो बात कह रहे हैं उन सब चीज़ों पे, और रियलिटी को प्रेजेंट करना है उनके सामने। और उनको जो इवैल्यूएशन होती है उसको अवॉइड करना है, यानी कि आपने अगर कोई भी बात अगर किसी पेशेंट को समझाई है तो आपको इवैल्यूएशन नहीं करनी है कि पेशेंट को समझ आई है या फिर नहीं आई है। तो इवैल्यूएशन को आपको अवॉइड करना है, हॉस्टाइल नेचर रखना है आपने अपना। तो आपने जो है पेशेंट के साथ, नर्स ने पेशेंट के साथ एक पर्पस के साथ ही टॉक करनी है। नेक्स्ट आ जाता है लिसनिंग के अंदर आता है कि आप जो नर्स होती है वो उसको एक एक्टिव लिसनर बन के पेशेंट की सारी बातों को अच्छे से सुनना होता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है, उसको इग्नोर नहीं करना होता। नेक्स्ट वन इज़ परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्गली हेल्ड फीलिंग्स। इसके अंदर आता है कि आपको पेशेंट को परमिशन देनी है, परमिट कर रहे हैं कि उसकी जो भी फीलिंग्स है वो आप लोगों के साथ, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर के साथ शेयर कर सके। अगर उसकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जैसी भी हैं, उसको परमिशन देनी है कि वो आप सबके साथ उन फीलिंग्स को शेयर कर सके। उसके बाद आपको उन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है कि वो फीलिंग्स कैसी हैं, और फिर पेशेंट को ऑब्जर्व करके उसको केयर प्रोवाइड करनी होती है। जितने भी उसके इमोशंस होते हैं, चाहे वो डेंजरस ही क्यों ना हो, उन सब को एक्सप्रेस करने की उनको परमिशन मिलनी चाहिए। चाहे उनको एंजाइटी की फीलिंग आ रही है, फियर की आ रही है, तो आप उनको परमिट करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने अंदर ना रख के बाहर वेंडर आउट करे, बाहर आप सबके साथ शेयर करें। क्योंकि जब हम कोई भी इंसान अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है तो काफ़ी हल्का महसूस होता है, तो एंजाइटी डिक्रीज़ हो जाती है इस चीज़ की वजह से। तो ये था कि एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ही इज़। इसके अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं जिनको आपने एज इट इज़ लिखना होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेपेटिक टूल, यानी कि नर्स को सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सेल्फ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर अगर वो खुद के बारे में जानती होगी, अगर खुद को अच्छे से समझती होगी, तो वो सामने वाले जो पेशेंट है उसको अच्छे से समझ पाएगी।
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स। अगर वो पहले खुद को समझ पा रही है तभी वो दूसरों को समझ पाएगी, यानी कि दूसरे पेशेंट्स को। पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर प्रोड्यूस कर देता है नर्स के अंदर। तो जो नर्स है वो एंशियस नहीं होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद को भी समझे और दूसरों को भी समझे। एक्सचेंजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रीली विद आवर कलीग्स। जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको आपको एक्सचेंज करना होता है अपने आसपास कलीग्स के साथ, डिस्कस करनी होती है जितनी भी पर्सनल रिएक्शंस होती हैं, पार्टिसिपेट करना होता है ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस में। मेन यही है कि जो पर्सन अपने आप को खुद अंडरस्टैंड करेगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अगर उसके अंदर होगी तभी वो दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएगा, अपने पेशेंट्स को, और फिर उसी अंडरस्टैंडिंग को एज अ थेरेपेटिक टूल यूज़ कर पाएगा और अच्छे से अपने पेशेंट्स को आसपास ऑब्जर्व कर पाएगा। नेक्स्ट इज यूज़ कंसिस्टेंट बिहेवियर टू इंक्रीज पेशेंट्स इमोशनल सिक्योरिटी। कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब है कि रोज़ फॉर एग्जांपल आप टाइम टेबल बनाते हैं कि रोज़ आपने सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो आप कंसिस्टेंट होते हैं उस चीज़ में, यानी कि रोज़ उसी चीज़ को फॉलो करना। तो कंसिस्टेंट बिहेवियर यूज़ करना है आपने ताकि पेशेंट का जो इमोशनल सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। पेशेंट टू बी कंसिस्टेंटली एंड कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज टू एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्वाइट एक्सेप्टेंस। पेशेंट को कॉन्स्टेंटली जो है वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर देना होता है पेशेंट को जो क्वाइट हो, कामिंग हो। परमिसिवनेस टू बी लिमिटेड, जो परमिसिवनेस है उसको लिमिट करना होता है, प्लस पेशेंट को अलाउ करना होता है टू फील एज ही डज बट लिमिटेशंस आर पुट। पेशेंट को अलाउ करो जैसे वो फील करना चाहता है वो करे, बट कुछ लिमिटेशंस लगानी होती है। बट ऐसे नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट ही ना करो, जो भी उसकी फीलिंग्स है एक्सेप्ट करो पहले पेशेंट को, फिर थोड़ी सी लिमिटेशंस लगा दो पेशेंट के बिहेवियर पे। नेक्स्ट वन इज गिव रीअश्योरेंस रेंसे टू पेशेंट इन एक्सेप्टेबल मैनर। जो पेशेंट को रीअश्योरेंस देनी होती है वो एक एक्सेप्टेबल मैनर में देनी होती है ताकि पेशेंट उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, रीअश्योरेंस इज बिल्डिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंस और रीस्टोरिंग हिज कॉन्फिडेंस। रीअश्योरेंस हम किसी पेशेंट को जब देते हैं जब कोई उसको टास्क दिया हो गया हो और वो उस टास्क को कंप्लीट ना कर पाया हो, या फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, तो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं। तो रीअश्योरेंस हम दे सकते हैं, अगर वो पेशेंट को ये लग रहा है कि मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा, तो हम रीअश्योर कर सकते हैं कि नहीं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, यू विल गेट वेल सून। तो इस तरह से आपको रीअश्योर करना होता है। रीअश्योरेंस में ना ट्रूली इंटरेस्टेड होना होता है नर्स को, पेशेंट की प्रॉब्लम में उसको अटेंशन देना होता है, एंड अवेयर होना होता है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है। नर्स को पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो कैसा फील कर रहा है। अगर पेशेंट साइलेंट है तो उसकी साइलेंस को भी एक्सेप्ट करो और उसकी साइलेंस को समझने की कोशिश करो। जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सुनने की कोशिश करो। नेक्स्ट वन इज चेंज पेशेंट्स बिहेवियर थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। जो भी पेशेंट का बिहेवियर है उसको हमें इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज करना होता है, ना कि रैशनल इंटरप्रिटेशन के थ्रू। मेजर फोकस जो है साइकाइट्रिक में वो रहता है कि पेशेंट की फीलिंग कैसी है, फीलिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे। टेलिंग एंड एडवाइजिंग द पेशेंट इज़ नॉट इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर। आप सिर्फ पेशेंट को बता दो कि ये आपको करना है और उसको एडवाइस दे दो, ऐसे बिहेवियर चेंज नहीं होता। साइकाइट्रिक पेशेंट का रोल प्ले कर सकते हो आप, जैसे नाटक वगैरह जो होते हैं, ड्रामास क्रिएट करके पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफाई करना होता है डिफरेंट वेज से। ऐसे नहीं आप उनको डांट के बोल दो कि आपको ये करना है वो करना, नहीं, वो पेशेंट्स ऐसे नहीं समझते। उनको थोड़ा रोल प्ले करके उनके मूड को थोड़ा चेंज करके इस तरह के जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं साइकाइट्रिक पेशेंट्स के साथ। नेक्स्ट इज अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी। जो पेशेंट की एंजाइटी होती है उसको इंक्रीज़ होने से हमने अवॉइड करना होता है कि अननेसेसरी जो उसकी एंजाइटी है वो इंक्रीज़ ना हो। एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें क्या होता है, डर लगता है किसी अननोन ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी एक ऐसे इवेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है पेशेंट को। तो हमने एंजाइटी को डिक्रीज़ करना होता है, अवॉइड करना होता है, ताकि पेशेंट डरा ना रहे और उसका बिहेवियर जो है वो हमने सही करना होता है।
साइकाइट्रिक पेशेंट हैव ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी। जो साइकाइट्रिक पेशेंट्स होते हैं वो उनके पास पहले से ही एंजाइटी होती है, तो अगर आप और ज़्यादा एंजाइटी उनको प्रोड्यूस करेंगे किसी भी ऐसे स्टिमुलाई की हेल्प से, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आपको एंजाइटी को प्रिवेंट करना होता है। सबसे पहले क्या करोगे आप, मेकिंग हिम टू फेस रिपीटेड फेलियर। अगर आप बार बार उसको फेस करवाओगे कि वो फेलियर है, बार बार उसके फेलियर्स को उसको याद करवाओगे, या फिर उसको बताओगे कि तुम एक फेलियर हो, या फिर उसकी कन्वर्सेशन में ध्यान नहीं दोगे, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसको अच्छे से सुनोगे नहीं, लिसनिंग नहीं करोगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट की एंजाइटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है पेशेंट के साथ। Next is demonstrate objective observation to understand and interpret the meaning of patient's behavior. We need to observe the patient when he says or does. हमें पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना होता है जब वो बोलता है या फिर कुछ काम करता है। एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी डन टू ड्रॉ थ्रू द मोटिवेशन और पर्पस बिहाइंड हिज टॉक। यानी हमें उसको ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। जिस तरह की बातें और वो एक्शंस परफॉर्म करेगा उसी बेसिस पे हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप फॉर एग्जाम्पल वाइल वर्किंग विद पेशेंट लर्न हिज बेसिक प्रॉब्लम्स, गेस व्हाट ही विल डू, कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाट इज़ द गोल ऑफ पेशेंट एंड व्हाई ही बिहेव्स लाइक दिस। अगर पेशेंट कोई एक्शन शो कर रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो एक्शन वो क्यों परफॉर्म कर रहा है, किस वजह से परफॉर्म कर रहा है। और पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके आसपास अगर आप रहोगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता लगेगा कि छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पेशेंट के लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो ऑब्ज़र्व करके आपको पेशेंट की बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना होता है, इंटरप्रिटेट करना होता है कि पेशेंट जो है वो वैसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। इंटरप्रिटेट द मीनिंग ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर का मीनिंग फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट इज मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आपको रियल NPR मेंटेन करना होता है पेशेंट के साथ। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट के साथ आपको मेंटेन करना होता है। जो आपका रिलेशनशिप है वो थेरापेटिकली प्लान्ड होना चाहिए और पेशेंट की नीड्स पे बेस्ड होना चाहिए। जैसा भी बिहेवियर आप शो करोगे पेशेंट के साथ, नर्स जो है वो डिफरेंशिएट करती है पेशेंट्स की डिमांड और उसकी एक्चुअल नीड्स। यानी कि पेशेंट तो बहुत कुछ डिमांड कर सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट कहेगा कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की डिमांड्स हो जाएंगी। बट नर्स को क्या है, उसकी एक्चुअल नीड्स को फाइंड आउट करना होता है कि जो उसकी एक्चुअल नीड्स है उनको फाइंड आउट करके उनको फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ फॉर पर्पस और ब्रिंगिंग अडेप्टिवनेस एंड इंटीग्रेशन एंड मेच्योरिटी इन रिलेशंस। NPR नर्स को इसलिए मेंटेन करना होता है ताकि जो पेशेंट है वो भी रिलेशनशिप्स की वैल्यू को समझे और इंटीग्रेशन जो मतलब कि सबको एक साथ लेके चलने की भावना होती है, एकता की भावना होती है, वो पेशेंट के अंदर जो है डेवलप हो सके। नेक्स्ट अगर 9th की बात करें तो उसमें है हमें फिजिकल और वर्बल फोर्स जो है वो अवॉइड करना है जितना हो सके पेशेंट के साथ। यानी कि पेशेंट को हमने किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना है, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली, कैसे भी नहीं। एनी काइंड ऑफ फोर्स, किसी अगर आप कोई भी फोर्स करोगे तो उसकी वजह से इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को। आप उसको रीस्ट्रेनिंग द वायलेंट पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई रीस्ट्रेनिंग का मतलब होता है उसको बांधना रस्सी वगैरह से एक जगह किसी भी चीज़ के साथ, तो ये सब कुछ पेशेंट के साथ हमने नहीं करना, उसको बांधना नहीं है। जितने भी प्रोसीजर्स आप पेशेंट के साथ करोगे उनको जल्दी जल्दी क्विकली करना है और इफ़ेक्टिवली करना है। और पेशेंट के को गुस्सा नहीं दिलाना है और ना ही अपना गुस्सा पेशेंट को शो करना है, पेशेंट पे ना ही गुस्सा करना है। टेल हिम द रीज़न एंड टेल दैट ही विल बी अलाउड टू मिक्स विद अदर्स व्हेन ही गेट द कंट्रोल। उसको आप थोड़ा सा दूसरों से अलग कर सकते हैं और अलग करने का कारण आप उसको बता सकते हैं कि जो पेशेंट है आप वायलेंट बिहेवियर शो कर रहे थे इसीलिए आपको दूसरों से अलग रखा गया है। अगर आप अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर से आपको सबके साथ रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो अपना बिहेवियर मॉडिफाई करने की कोशिश करे। नेक्स्ट इज नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन। नर्सिंग केयर जो है वो आपको पेशेंट पे सेंटर करनी है। जैसे कि जो पेशेंट है वो एक सिंपल पर्सन है, ये नहीं देखना। मतलब अगर आप पेशेंट को केयर दे रहे हो ना तो आपको ये सोच के नहीं देनी है केयर कि आप किसी एक साइकाइट्रिक मेंटल पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये सोच के केयर प्रोवाइड करनी है कि वो भी एक इंसान है, इंसानों की तरह आपको उसके साथ बिहेव करना है।
एवरी इज कोस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द बिहेवियर। एवरी नर्स जो है वो एवरीथिंग इज कोस्ट, मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट कैसा भी बिहेवियर शो कर रहा है तो वो किसी कॉज की वजह से कर रहा है। इसमें थोड़ी सी लाइनिंग मिस्टेक है, बट इसका मीनिंग ये है कि अगर पेशेंट अगर कोई वॉयलेंट बिहेवियर शो कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है, तो नर्स को क्या उस वजह को फाइंड आउट करके उस वजह को ख़त्म करना है, ऐसे पेशेंट पे गुस्सा नहीं करना है। टू पेशेंट्स शोइंग द सेम सिम्टम्स में हैव डिफरेंट नीड्स। फॉर एग्जांपल दो पेशेंट्स सेम सिम्टम शो कर रहे हैं बट उनकी नीड्स जो है वो अलग अलग हो सकती है। एग्जांपल, किसी को हेडेक हो सकता है क्योंकि उसको नींद नहीं आई है, इस वजह से उसको सिर दर्द हो रहा है, बट अदर को हो सकता है हेडेक क्योंकि उसकी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया है। तो सिम्टम्स सेम हो सकते हैं बट उनकी कॉजेज़, उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नर्स को फाइंड आउट करनी होती हैं और उनके सिम्टम्स को एनालाइज करके स्टडी करना होता है। और मेन चीज़ इसमें ये है कि पेशेंट को इंसान समझ के इंसान की तरह उसको केयर प्रोवाइड करनी है, उसके सिम्टम्स को नेगलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन रूटीन प्रोसीजर एट पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि अगर आप पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट देने से पहले आप पेशेंट को एक बार उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में समझाओगे कि हम आपको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये मेडिसिन दे रहे हैं और ये इस वजह से दे रहे हैं। या फिर आपके साथ अगर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को अंडरस्टैंड करवानी होती हैं, एक्सप्लेन करनी होती हैं। हर एक पेशेंट को राइट होता है ये जानने का कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जो भी प्रोसीजर उसके साथ हो रहा है उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। तो हर एक प्रोसीजर जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि उसकी जो एंजाइटी वगैरह है वो डिक्रीज़ हो सके। लास्ट जो आपका प्रिंसिपल आता है वो ये है कि मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड। साइकाट्रिक में बहुत सारे प्रोसीजर्स को मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसे ही रहते हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता, ये अनअल्टर्ड हैं। नर्सिंग प्रिंसिपल्स ऐसे ही रहते हैं, रिमेन सेम, सच एज पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, पेशेंट की कंफर्ट का ध्यान रखना है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, और जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो उसको एक्सप्लेन करने होते हैं, तो उसका टाइम सेव करना होता है, एनर्जी सेव करनी होती है, प्लस मटेरियल। तो लास्ट प्रिंसिपल यही है कि जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं साइकाट्रिक में वो सब चेंज हो सकते हैं, वो सब मॉडिफाई हो सकते हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। तो गाइस आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि साइकाट्रिक के टोटल 12 प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर एक नर्स को, हर एक हेल्थ वर्कर को फॉलो करने होते हैं जब भी वो किसी साइकाट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लस थैंक यू फॉर गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।